एक डेटा है आपका कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी कि 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अब इसकी शुरुआत क्या है? 1901, 1902, समझ रहे हो सर? ये क्या है? 20वीं शताब्दी की शुरुआत है। समझिएगा कि जब शुरुआत हो रही थी 20वीं शताब्दी, यानी कि 1901 के आसपास की बात करें हम लोग, उस समय जितना भी हमारे पास भूमि था, ठीक है, जितना भी लैंड था, उस पर 30% जंगल था। समझे बात को? क्या बोला हमने कि लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बात करें, कब का? तो 1901 के आसपास की बात करें तो आरंभ में, शुरुआत में जितना भी हमारे पास जमीन था, अपने पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या था? 30% जंगल था। लेकिन हुआ क्या कि 20वीं सदी के अंत तक, जब ये अंत होने लगा, यानी कि कब? 1999, ये चलो 98 लिख देते हैं, फिर 1999, लगभग ये अंत होने लगा, ठीक है। अब ये जब खत्म होगा तो क्या हो जाएगा? 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी, 2000 का सन शुरू हो जाएगा। तो अंत जाते जाते ये जो जंगल कितने थे हमारे पास? 30% थे टोटल जमीन पर, टोटल भूमि पर। ये घट करके कितने हो चुके हैं? 21.54 हो चुके हैं। ये जो डेटा मिला है आपका, ये डेटा कितना का है? मतलब कहां का है? तो पूरी भूमि का है। इससे पहले जो हमने एक डेटा देखा था जंगल वाला, वो किसका था? एक वन्य क्षेत्र का था, जहां पर वन ज्यादा घने हैं। कहां पर था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। वहां पर क्या बात किया था सर? जितना भी जंगल है उसमें से 40% हमने काटा है। तो वो डेटा केवल जंगल का था, ठीक है। अब और भी कौन से क्षेत्र का? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। ये क्या है? पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि का। यानी कि हमें पता है कि सर पूरी पृथ्वी का कहीं ना कहीं ये 3 भाग क्या है? पानी है, 1 भाग क्या है आपका? जमीन है, स्थल है। उसी स्थल वाले भाग की बात करेंगे। पूरी पृथ्वी पर जितना भी जमीन है, उस पूरे जमीन पर लोग रह भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जंगल भी है। तो टोटल जमीन पर 30% क्या था आपका? जंगल था। आज वो घट चुका है, यानी कि बीते 100 सालों में लगभग सोचिए कितनी गिरावट हो गई है। अगर इस तरीके से होता रहे तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल होगा, ठीक है। कहना तो आसान है कि क्रिटिकल है कंडीशन, लेकिन सोचेंगे जब, इसकी तुलना करेंगे जब, पर्सनली इस पर जब स्टडी करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इससे ना एक नीति बनाई गई थी, जिसको आप पॉलिसी कह सकते हो। क्या नाम देते हो उसको? भारत राष्ट्रीय वन पॉलिसी। या ये इंडिया का डेटा है? नहीं, अच्छा देख लेना, अगर इंडिया का है तो इंडिया लिख लेना, बाकी हमें ध्यान में नहीं है इसका, मुझे देखना पड़ेगा इसको, मेरे अभी फिलहाल माइंड में नहीं है। चलो ध्यान में नहीं है अभी। अगला जो नीति है उस पर जरा गौर करिएगा। क्या था? भारत राष्ट्रीय वन नीति। अब एक पॉलिसी बनाई गई और उस पॉलिसी के अंडर ना एक कह सकते हो कि डेटा फिक्स कर दिया गया कि अगर इतनी जमीन मिल रही है तो इतना जमीन है तो इसमें से इतना क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए। आपको रहना है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस खाली से जगह में आपको क्या करना है? पेड़ पौधे लगाने, ठीक है। और वो डेटा कब करेगा? तो डेट दे रखा है क्या? 1988, 1988 में, ठीक है। और 1988 में क्या कहा गया? देखिएगा जरा। 1988 में एक पॉलिसी आई, एक नीति आई। उस नीति में कहा गया कि जितना भी मैदानी इलाका है, ठीक है, और एक मान लीजिए पहाड़ी इलाका, ठीक है सर, एक मैदानी इलाका जहां पर हम रह भी रहे हैं आसपास में और खुला मैदान भी है, एक उसकी बात कर रहे हैं। और एक पहाड़ी इलाका जहां पर लोग हैं जरूर लेकिन बहुत कम है। तो यहां पर इस नीति के अंतर्गत क्या बताया गया कि आपको क्या करना है कि जितना भी मैदानी इलाका है वहां 33% क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम लोग करते हुए चले तो आगे आने वाले समय में सब कुछ सही कर सकते हैं। और अगर पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाका में 67% क्या होने चाहिए? जंगल होने चाहिए, ठीक है। अब यहां से परसेंटेज से सवाल कभी कभी बने हुए हैं, हमेशा रेगुलर सवाल नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डेटा भी मेरे ख्याल से क्या भारत का ही है ये, और ये भारत में लगाई गई थी नीति कब? 1988 में, एक पॉलिसी। उसके बाद एक बात अगर हम करें कि ये वनोन्मूलन का कारण क्या है,
अगर जो जंगल कट रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या क्या हो सकता है। सिंपल सा कि जो ये वनोन्मूलन चल रहा है, जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या क्या है। क्योंकि ये सवाल हमेशा आया है, वनोन्मूलन का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और ये हमेशा आए हुए सवाल है, चाहे लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में, हमेशा आया हुआ सवाल है ये। क्या क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। आपके दिमाग से सब कुछ आ जाएगा, बताइए। क्या हम खेती करने के लिए पेड़ पौधे को काटते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए सर कहीं पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, जंगल है, वहां पे खेती नहीं हो रही है, हमें खेती करना है। और सबके पीछे सबसे मेन मुद्दा क्या है, ये पहले भी बात कर चुके हैं, जनसंख्या। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जनसंख्या है तो सारी समस्या है, जनसंख्या नहीं रहेगी सारी समस्या खत्म हो जाएगी एक बार में। सर जनसंख्या है, उसका भरण पोषण करना है, भोजन चाहिए उसको, खेती करना पड़ेगा, तो जंगल को क्या करेंगे, काटेंगे। दूसरा कारण क्या है, आवश्यकताएं भी है कुछ। सर जंगल से हमारी कुछ आवश्यकताएं भी है, जैसे पेपर के लिए क्या पेड़ पौधे को काटा जाता है? बिल्कुल काटा जाता है। रबर के लिए काटा जाता है, लेटेक्स के लिए काटा जाता है, ठीक है, गोंद के लिए काटा जाता है, लकड़ियों के लिए काटा जाता है, ईंधन के लिए भी काटा जाता है। ऐसे बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जंगल को काटा जा रहा है। और बताइए। अच्छा, ये एनसीईआरटी में अगर होगा तो अच्छी बात है। काटो जलाओ कृषि है, ये एनईआर रीजन में किया जाता है, जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। समझिएगा इसको, काटो जलाओ खेती, चलो कृषि, इसको एक और नाम देते हैं, झूम खेती। झूम कृषि या झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां पर किया जाता है, याद रखिएगा कहां पर करते हैं, एनईआर के रीजन में किया जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में किया जाता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां के इलाकों के जो आदिवासी हैं। अब आदिवासी समझ रहे हो ना, आदि का मतलब ये होता है जो पुराने लोग। अभी भी नए जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग, इस समय की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां के लोग अभी भी कल्चर्ड में हैं, मतलब अभी भी अपने पुराने रीति रिवाज में चल रहे हैं, ज्यादा अभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो आज भी वो क्या है, आदिवासी है। ठीक है, यानी कि वो निम्न वर्ग में रहने वाले हैं। तो वो लोग कैसे खेती करते हैं, तो जहां भी उनको जंगल दिख रहा है, भाई जंगली इलाका है, वहां पर कोई आता जाता नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, ये जंगल में आग लगा देंगे, पूरा जंगल एक बार में साफ हो जाएगा। जितना समय लगे उसको जलने में, जलने के बाद क्या बचेगा, राख बचेगा। और हमको पता है कि जो भी पेड़ पौधे वहां पे जले हैं, पेड़ पौधे में क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे। जलने के बाद सब कुछ क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। राख बनेगा तो क्या उस राख के अंदर पोषक तत्व होंगे? बिल्कुल होंगे सर, सब कुछ जल चुका होगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो भी होगा सब कुछ कहीं ना कहीं उस मिट्टी में आ जाएगा। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं आग जलाने से पोषणता बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन यहाँ का बढ़ जाएगा। पहले के लोग ये भी करते थे कि हम लोगों के घर में आज गैस या चूल्हा हो गया, ठीक है, पहले क्या था सर, नॉर्मल लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते थे, गोईठा इस्तेमाल करते थे, उसका जो राख बचता था उसको बोरा में भर के रखते भी थे। ठीक है, और उसको खेती में इस्तेमाल में लेते थे। अब खेती में डालने से फायदा, आज हम लोग कहीं ना कहीं दवाइयां छींटते हैं, पहले राख छींटा जाता था, पत्तियों पर राख छींटा जाता था, जैसे नेनुआ लौका इस सब का जो पौधा हो गया ना, इस पर राख छींटा जाता था, उसकी जड़ों में राख डाला जाता था। अरे भाई छींटा जाता है, लेकिन जिसके घर चूल्हा जल रहा है वही ना छींट पाएगा। अब राख रहे कहाँ पे गया है? ठीक है, अब तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अवशेष बचे हैं उसी को आग लगा दे रहे हैं। सोचो, वहां भी राख जा रहा है खेत में, और ऐसे भी हम डाल रहे हैं राख खेत में, दोनों में अंतर है। एक तरफ आपने उपजाऊ क्षमता बढ़ाई है और दूसरी तरफ आपने उपजाऊ क्षमता को नष्ट भी किया है। आग लगाने से कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, केचुआ वगैरह मर जाएगा, ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जलाया राख अगर जा रहा है तो वो फायदेमंद करेगा। तो ये खेती कहीं ना कहीं कहां पर की जाती है, एनईआर। और ये सही तरीका है कि गलत तरीका है? गलत तरीका है। ठीक है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन ये गलत तरीका है कि बड़े बड़े वृक्षों को काट करके, बड़े बड़े पेड़ों को काट करके जला देना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, वहां छोटे छोटे पौधे लगाना। खुद से सोचो कि ये बच्चा एक बड़ा पेड़ है
वो कितना ज्यादा ऑक्सीजन फिल्टर करके देता होगा। एक छोटा पौधा आपने फसल लगाया, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता होगा, ऐसा नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के बाद वो भी ऑक्सीजन मुक्त करता होगा, लेकिन एक बड़ा वृक्ष और एक छोटा पौधा, दोनों में तो अंतर हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये एक तरीके से गलत है, उनके लिए मान्यता है, आज भी वैसा काम करते हैं ये लोग। ठीक, अब अंत आता है ना, तो फिर एक सवाल आ जाता है कि सर इतना जो काट रहे हैं हम लोग, काटने के पीछे का कारण मालूम चल गया, बहुत सारे रीजन है काटने के, इसका प्रभाव क्या क्या होगा। प्रभाव से भी सवाल कई बार आए हैं कि जो वनोन्मूलन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसका कारण मालूम चल गया, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा मालूम चल गया। अब बताइए इसका प्रभाव क्या क्या हो। अगर ऐसा लगातार चलता रहा, जंगल कटते रहे, पेड़ पौधे कटते रहे, तो समस्याएं क्या क्या आएंगी। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, और जैव विविधता। अब सर कहोगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कैसे कम होगी। सोचो बाबू, जंगल काटते जा रहे हैं हम लोग, अन्य जीवों का आवास छीन रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो जैव विविधता क्या होगी, कम होती चली जाएगी। मरुस्थलीकरण हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ने लगेगा, मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ने लगेगा, और क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन। बिल्कुल, मृदा अपरदन बढ़ेगा, जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जलीय चक्र, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो बाबू, जलीय जो चक्र है इसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब जलीय चक्र का मतलब क्या होता है कि सर स्तर पर मिलने वाला जो जल है ये ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर पुनः स्थल पर आता है, ये क्या है, एक जल चक्र है, वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये कराने के लिए आपका वन बहुत बड़ा योगदान निभाता है, समझे। एक बार कभी भी गौर करना, कभी अगर पहाड़ी इलाकों में आपका रिलेशन है, कहीं वहां पे रुके हो आप, वहां की बरसात काफी तेज होती है। बरसात का मौसम आ गया, हम लोगों के इधर पूरे एक महीना में 10 बार बारिश हुआ, तो मालूम चलेगा कि वहां 10 नहीं 20 बार बारिश हुआ। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे बादल को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, जहां पर घना जंगल होता है वहां पर बारिश अच्छी होती है, रीजन कि वो पेड़ पौधे आकर्षित करते हैं बादलों को। ठीक है, अब आकर्षित करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जल चक्र में मदद भी करते हैं। आप कितना पानी देते हो बादल बनने के लिए? कुछ नहीं देते सर। हम लोग जो पानी भेजते हैं वो अपशिष्ट होता है, बेकार होता है, वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं एसिड रेन की संभावनाएं बनती है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, एकदम फिल्टर पानी भेजता है ऊपर। डन। चलो, ये सभी क्या हो जाएंगे इसके प्रभाव। अब क्या करना चाहिए सर? जंगल की कटाई हो रही है, समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया, उसके बाद इसका प्रभाव भी देख लिया कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रीफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिसको कहते हैं क्या, पुनः वनीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो अब अगला हम क्या कर सकते हैं सर, इसका उपाय क्या है? तो क्या करना पड़ेगा हमको? रीफॉरेस्टेशन, पुनः वनीकरण। यानी कि सर कुछ नहीं करना है, पेड़ लगाने हैं बस, लेकिन लगाते नहीं है ना। अच्छा देखो, कहने में सही में इजी लगता है, लेकिन अगर हम लोग करें तो काफी ज्यादा सही है। तो जो लगभग जनसंख्या हमारी 150 करोड़ के आसपास है, अपने भारत की जनसंख्या 150 करोड़, 125 करोड़ तो कहिए मोदी जी कह रहे हैं, बस समझ में आ गया। बाकी 150 करोड़ के आसपास होगी, चलो मान भी लेते हैं। अरे 150 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ लेके चलो, क्योंकि 125 करोड़ में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, चलो उनको हटा देते हैं। जो एडल्ट एज में है, जैसे आप हो गए, हम लोग हो गए, या फिर हमसे बड़े हो गए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं करे, एक पेड़ लगाए, उसको जिम्मेदारी लेके नहीं हम इसको जिंदा रखेंगे, कुछ नहीं करना। एट अ टाइम अगर किसी एक दिन ऐसा हो जाए, सोच रहे हो एक समय पर 1 करोड़ पेड़ तैयार होंगे। सोचना तो सही है, करते नहीं हम लोग, बस जो है वो काट पीट के फरियाद देते हैं। चलो तब क्या, ये समझाने की बात है क्या कि पुनः वनीकरण क्या है? भाई पेड़ लगाने हैं, इसका यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। काट रहे हैं, काटेंगे ही, रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि आवश्यकताएं हमारी कम नहीं होती है। आज बाइक है, कल कार की आवश्यकता पड़नी है, कम नहीं होगा। देखिएगा अब एकदम उनका स्थिति खराब हो जाए किसी व्यक्ति का तो बात अलग है, ना तो कार वाला बाइक पर नहीं आता है,
कार है तो कार चाहिए ही चाहिए, आवश्यकता अपनी कम नहीं होती है। तो आवश्यकता कम नहीं है तो सर कटने वाला कार्यक्रम चलता रहेगा, बशर्ते एक तरफ नुकसान देंगे दूसरी तरफ लगाएंगे पेड़ तो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक केस स्टडी है अमृता देवी का। अमृता देवी बिश्नोई है ना, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये एक बिश्नोई फैमिली है। ये लोग जो भी होते हैं ना, मतलब जात बिरादरी से संबंधित, तो बिश्नोई टाइटल भी लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो बिश्नोई फैमिली है, याद रखिएगा बाबू, ये थोड़े से पर्यावरण प्रेमी होते हैं। पर्यावरण प्रेमी समझते हो, सिंपल सा कि सर ये पर्यावरण की चीजों से थोड़ा लगाव रहता है इनका। अगर आप इनके सामने प्रदूषण फैलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको टोक देंगे, पेड़ पौधे काटोगे रोकेंगे। नहीं, चिपको आंदोलन नहीं, चिपको आंदोलन अलग था। चिपको आंदोलन तो 1900 में हुआ था। 1900 कब का है? ये 1974 का था ना, चिपको आंदोलन 1974 का। ये कब की बात हम बता रहे हैं, सुनिएगा। ये 1731 की बात है। ये सुनो, अमृता देवी जो बिश्नोई है, 1731 की बात है, जोधपुर के राजा थे। हाँ, जोधपुर के राजा। अब बहुत पहले की बात है भाई, 1731 समझ रहे हो। तो वो जोधपुर के जो राजा थे ना, इन्होंने ना अब क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया और बोला कि भाई मुझे एक नया महल बनाना है। ठीक है, अब नया महल बनाना है, जाकर के सामने वो जो जंगल है उसको काट दीजिए, हम क्या करेंगे, अपना वहां पे नया महल बनाएंगे। ठीक है, बात कब की? 1731 की। इनके सैनिक गए वहां पे काटने के लिए, जंगल काटने के लिए गए। अब भाई अब वहां पे कौन? अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने देखा कि पेड़ काटे जा रहे, जाकर के पेड़ के साथ चिपक गए। अब चिपकी है मतलब ये मत समझना कि चिपको आंदोलन है वहां, इस वाले में ये कोई आंदोलन नहीं बना। ठीक है, आंदोलन के रूप में ये चीज कब जाहिर हुआ था? 1974 में, जिसको कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन का नाम दिया था। ठीक है, उस समय के व्यक्ति अलग थे। ठीक, अब यहां सुनना कि क्या हुआ कि बस पेड़ के साथ जाकर के चिपक गई और इनकी जुबान से यही निकला कि काटना है तो पेड़ के साथ मुझे भी काट दो। काट दिया था उन लोगों ने। और यही नहीं, इनकी 3 गो लड़की थी, तीनों लड़कियों को काट दिया। बस समझ गए? यानी कि जो अमृता देवी बिश्नोई थी, काफी ज्यादा प्रेमी थी पेड़ पौधों से, पर्यावरण से काफी प्रेम था। जब सैनिक गए तो इन्होंने यही कहा कि अगर काटना है तो पेड़ काटिए जरूर, लेकिन पेड़ से पहले हमें काटिए। एक क्षण इस सैनिकों ने नहीं सोचा, तुरंत पेड़ के साथ अमृता देवी को भी काटा, उसके साथ साथ उनकी 3 लड़कियों को काट दिया। उसके साथ साथ वहां पर रहने वाले जो बिश्नोई समाज के और लोग थे, बाकी लोगों ने जब ये देखा कि भाई अमृता देवी जी को काट दिया, उनकी 3 लड़कियों को काट दिया, तो करीबन 100-150 लोग और आए, वो लोग भी पेड़ से चिपके, सबको काट। ये है हमारे जोधपुर के महान राजा। बस समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, जो लोग आज भी पर्यावरण प्रेमी हैं, ठीक है, यानी कि जिनका लगाव है पर्यावरण से, कुछ ऐसी काम को कर जाते हैं जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो जाता है, और यदि वो लोग हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और उस अवार्ड का नाम रखा गया पता है किस पर? इन्हीं अमृता देवी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अवार्ड है अमृता देवी का, क्या होगा? अमृता देवी वन संरक्षण कुछ करके है ना, ठीक है, पुरस्कार। तो वो जो पुरस्कार है वो किस बेसिस पर दिया जाता है? तो इसी अमृता देवी की कहानी जो है, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण प्रेमी थी। आज के लोग यदि पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसा काम कर जाएं जो पर्यावरण के लिए सही है, और अगर वो गवर्नमेंट की नजर में आ जाते हैं वैसे लोग, तो उनको इन्हीं अमृता देवी के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। अब रहा बात चिपको आंदोलन की, बात करें बच्चा अगर हम लोग, तो चिपको आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, देखो हिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान कम है। ये कब का है बात? 1974 का। नाम क्या था जी उनका? नाम चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे जी? अहम व्यक्ति, मुख्य, हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और पता है ये कब मरे हैं? ये कोरोना काल में मरे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इनके साथ एक और इनके दोस्त थे, उन दोस्त का तो नाम एकदम नहीं याद है हमको। सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु कोरोना काल में हुई।
ठीक है, तो बस यहां से अगर कंफ्यूजन है तो याद रखिएगा कि ये जो चिपको आंदोलन है, अमृता देवी वाला चिपको आंदोलन नहीं था, ये था चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की अगुवाई करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कब हुआ था? 1974 में, जबकि इससे पीछे वाला क्या था? 1731 में था। और क्या रह गया टॉपिक आप लोगों का? हाँ, एक और है, एक लास्ट, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। संयुक्त वन्य प्रबंधन। देखिए, ये एक तरीके का आप ऐसा कह सकते, कॉम्प्रोमाइज समझते हो? कॉम्प्रोमाइज, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, किसी के साथ सहूलियत से रह लेना। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वन्य क्षेत्रों को बचा नहीं पा रहे। अब जैसे आप अधौरा चले जाओगे ना, आप अधौरा की पहाड़ पे चढ़ोगे तो उधर से साइकिल से उतरते हुए लोग दिखेंगे। अब वो जो साइकिल से उतरते हुए लोग दिखेंगे ना, आप सोच नहीं सकते हो कि साइकिल पे उतनी ज्यादा लकड़ी को एडजस्ट करके लाया जा सकता है। मतलब वो लोग कैसे चला पाता है साइकिल, हम लोग खुद दंग रहते। आप लोगों ने नहीं देखा, वो एक अलग की बात है। देखें, हाथ हवा नहीं आएगा बाबू इतना मई से, साइकिल से इधर, साइकिल से इधर, अब बीच में किनारे होकर के चलाइयो लेता है सब, पता नहीं कैसे। ठीक है भाई, उनकी जरूरत है, वो जरूरत को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा निम्न वर्ग से आते हैं वो लोग। अगर वो लकड़ी नहीं लाएंगे, लकड़ी को लाके नहीं बेचेंगे तो वो कुछ रुपया नहीं कमाएंगे, शाम को उनके घर खाना नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति है। एकदम निम्न वर्ग के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या किया, जब देखा इन सब चीजों को, तो क्या किया, सिंपल सा, कि लोकल लोगों का सहायता लिया, जो भी वहां के लोकल थे। जैसे कोई भी पहाड़ी इलाका है तो वहां का जो लोकल है, उस लोकल में से क्या किया कि कुछ को वरिष्ठ बना दिया। वरिष्ठ मतलब जैसे कुछ को ऐसा कर दो, जिम्मेदारी दे दिया। ठीक है, ये कोई लोकल लोग को कोई ऑफिसर नहीं बनाया गया, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आपके आसपास का ये क्षेत्र है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी तो है, हम लोग गवर्नमेंट है, चलो ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसको बचाइए। तो लोकल लोगों के साथ गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रोमाइज किया, जिसका नाम है क्या, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट तैयार किया और यही कहा गया कि आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइए, है ना, कि भाई ये जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, ये काटना सही नहीं है। जो लोग इसी के प्रति आश्रित हैं कि पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, लकड़ियां नहीं काटेंगे, नहीं बेचेंगे तो हमारा घर परिवार नहीं चलेगा, उनको लेकर आइए, हम उन्हें कुछ रोजगार देंगे। बस समझे, उनको कुछ और तौर तरीके सिखाए जाएंगे, कुछ कमाने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। कमाने का तरीका बस ये नहीं कि पेड़ पौधों को काट दिया जाए, उन्हें बेच दिया जाए। तो ये एक मैनेजमेंट था, और ये कब आया था, 1980 में आया था, 1980 में आया था। डन, लगभग सारी चीजें खत्म, कुछ रह गया बोलो, कुछ रह गया तो बताओ। अरे तेरी मिटका रहे थे इससे, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ, कुछ रह गया? अच्छा हाँ, चलिए, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, सुपोषण, नाम देखो तो जरा क्या लग रहा है सर, सुपोषण यानी कि बहुत अच्छा पोषण कि बहुत कम पोषण? बहुत अच्छा पोषण। ठीक है, अब ये सुपोषण शब्द सबसे पहले तो याद रखिएगा कहां पर लागू होता है, जलाशय में। अब जलाशय कहने का मतलब कि सर तालाब हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कुल मिला जुला करके जहां पर जल है वहां पर यह समस्या आती है, जिसको कहते हैं सुपोषण। आज सुपोषण का मतलब जरा सिंपल था समझना कि सर अगर ये तालाब है तो इस तालाब में बहुत अच्छा पोषण है, यानी कि जितना भी चाहिए पोषण उससे कहीं ज्यादा पोषण है, उसके बावजूद यहां पर रहने वाले जलीय जीव खत्म हो जाएंगे। बता रहे हैं क्यों? जितने भी जलीय जीव हैं इनको बहुत अच्छा पोषण मिल रहा है, बहुत तेजी से वृद्धि भी करेंगे, उसके बाद भी ये जलीय जीवन खत्म हो जाएगा यहां से।
सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, जब पोषण मिल रहा है इतना अच्छा, उसके बाद यहाँ का जलीय जीवन कैसे खत्म हो सकता है, और दोबारा इस जल में कभी जीवन नहीं आएगा। बस समझे, यानी कि कभी यहां पर अब कोई जलीय जीव जीवित नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे नया जल जीवन बनाना है, पानी को हटाना पड़ेगा, नया पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा होगा। समझिएगा ऐसा कैसे हो जाता है। चलिए एक पानी का स्रोत बना लेते हैं हम लोग, इसमें चारों तरफ पानी पानी है। समझ रहे हो ना? चलो घर हो गया, इधर दिखा देते हैं कुछ इंडस्ट्रियां हो गई। तो सिंपल सा समझने के लिए होने क्या वाला है वो समझिएगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि सर पोषण कहां से आ रहा है, इसको अब पोषण के रूप में क्या आ रहा है। जैसे क्या हम घरेलू उत्पाद के रूप में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, सर्फ, ठीक है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चा, डिटर्जेंट में दो चीजें प्रचुर मात्रा में होती हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फेट, ये दो चीजें। अब बताओ जरा मुझे खुद से कि क्या नाइट्रोजन, क्या फॉस्फेट पोषक तत्व है या नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है। सर हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है वो नाले के द्वारा होता हुआ क्या इस पानी में आ रहा है? क्या आ रहा है? सर नाइट्रोजन और फॉस्फेट कहीं ना कहीं इस पानी में, अरे भाई आना है तो आना, काय परेशान कर रहा है। उसके बाद इस इंडस्ट्री की बात कर ले, उद्योग से कहीं ना कहीं क्या मिलेगा बच्चा? बहुत सारा रसायन, बहुत सारा केमिकल, वो केमिकल भी इधर आ रहा है। ठीक, अब समझ लीजिएगा क्या हो रहा है कि सर इस पानी के अंदर पोषणता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ रहने वाले जो भी जलीय जीव हैं वो काफी तेजी से वृद्धि करेंगे। यही नहीं, इनके अंदर मिलने वाले जो भी और पेड़ पौधे होंगे वो भी काफी तेजी से वृद्धि करेंगे। सब कुछ काफी तेजी से हो रहा है। रीजन कि सर पोषण क्या मिल रहा है? बहुत ज्यादा मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, जिस कारण से यहाँ की वृद्धि क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। अब क्या होता है कि जो उद्योग से जो पानी के अंदर उत्पाद आ रहे हैं वो रसायन के रूप में है, और वो रसायन धीरे धीरे इस पानी के ऊपर एक सतह बनाने लगता है। ठीक है, क्या हुआ कि वो जो उद्योग से रसायन आ रहे हैं, जो केमिकल आ रहे हैं, वो पानी के ऊपर एक सतह बनाने लगते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि अब सूर्य का प्रकाश नीचे कम जाने लगता है। और समझे, सूर्य का प्रकाश नीचे कम जाने लगता है। अब जब नीचे कम जाने लगेगा, और सोचो कि अगर सर सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, अंदर जो जलीय जीव मिल रहे हैं वो कहीं ना, जलीय जीव के रूप में केवल मछली ही नहीं है, जलीय पौधे भी हैं। जलीय पौधे क्या वहां पर प्रकाश संश्लेषण कर रहे होंगे? क्या सोचो कि इस जल में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन रहता है? सर इसके अंदर सब कुछ क्रियाकलाप चल रहा है, तब जाकर के इसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी हो रहा है। सर ये पौधा भी ऑक्सीजन का कुछ हद तक इस्तेमाल करेगा, ये मछलियां, इसके अलावा और भी जो जलीय जीव हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं? इसके अंदर मिलने वाला जो ऑक्सीजन है इसका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब जल में क्या होता है? घुलनशील ऑक्सीजन होता है। वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन कैसे मेंटेन रहता है? तो इनमें आसपास में, इस तालाब में या इस झरने में, नदी में और भी बहुत सारे जलीय पौधे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई को यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। अब क्या हो गया कि सूर्य का प्रकाश अंदर जाना कम हो गया, धीरे 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 क्या होता जाएगा बच्चा? ये ऑक्सीजन का लेवल यहाँ से कम होता जाएगा। अब ऑक्सीजन का लेवल कम होने से आप सीधा सीधा बताओ कि क्या यहाँ पर जलीय जीव की संख्या अब घटने लगेगी? क्या यहाँ पर जो जलीय जीव हैं अब वो क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। ठीक है, जलीय जीव में कौन कौन मरेंगे? सर ये मछलियां मरेंगी, और भी जो जलीय जीव होंगे, जो जलीय पौधे होंगे, वो सारे धीरे धीरे मरने लगेंगे। अंत में कह देते हैं सर सब कुछ खत्म हो गया, मृत हो गए। अब मृत होने के बाद किसकी संख्या बढ़ेगी? जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वो जीवाणु क्या करेंगे? जो भी चीजें अंदर है उनको सड़ाना गलाना शुरू करेंगे, और धीरे 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 ये पानी एकदम कौरिया जाएगा। समझे, ये हरा हरा सा पानी हो जाएगा। दो तरह का पानी मिलता है, तालाब का या कहीं का भी। एक तो साफ पानी रहता है, और एक पूरा क्या हो जाएगा? पूरा हरा हरा हो जाएगा। हरा हरा अगर हो गया पानी, उसमें ज्यादातर आपके जलीय जीव नहीं होंगे।
बहुत कम मात्रा में मिलेंगे जलीय जीव। अब सोचो इस पानी में पोषण तो बहुत है, अभी भी आ रहा है इधर से पानी, ठीक है, वो पानी जा रहा है, क्या लेके जा रहा है सर? घरेलू उत्पाद लेकर के जा रहा है, घरेलू अपशिष्ट लेकर के जा रहा है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और फॉस्फेट जा रहा है, ये सब कुछ जा रहा है अंदर। उसके बावजूद भी धीरे धीरे यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं सुपोषण। बात समझ में आ गया?